साल 2015 हरियाणा के लिए मिली-जुली उपलब्धियों भरा रहा। पूरा साल कई खट्टे मीठे अनुभव रहे, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शामिल थी। क्या क्या प्रमुख घटनाएं रही हरियाणा में साल 2015 में? आइए नजर डालते हैं हमारे इस विशेष प्रोग्राम साल जो बीत गया में। साल 2015 के लेखे जोखे की शुरुआत करते हैं हरियाणा से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों से। विधानसभा सत्र के लिहाज से इस साल नई परंपराएं स्थापित की गई। पहली बार हरियाणा विधानसभा के इस साल 3 सत्र बुलाए गए। साथ ही विपक्ष के नेता को भी विधानसभा परिसर में बैठने के लिए एक दफ्तर अलॉट हुआ। विधानसभा सत्र ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंचायती राज कानून में भी एक अहम बदलाव किया, जिसके तहत चुनाव लड़ने के लिए सभी प्रत्याशियों को 10वीं पास होना लाजमी किया गया। विपक्ष ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। इस कानून को अदालत में भी चुनौती मिली, लेकिन आखिरकार जीत खट्टर सरकार की हुई। विधान पालिका के नजरिए से साल 2015 हरियाणा के लिए कई मायनों में नई परंपराओं की शुरुआत वाला साल रहा। लंबे अरसे के बाद विधानसभा में एक साल के दौरान 3 सत्र बुलाए गए। पिछले 20 साल से विधानसभा का बजट और मानसून सेशन ही बुलाया जा रहा था। इस साल दिसंबर के महीने में शरदकालीन सत्र भी बुलाया गया। तीनों सत्रों के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और नए गोरक्षा अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके साथ साथ प्रदेश के पंचायती राज कानून में भी बदलाव किया गया। इन बदलावों के तहत पंच और सरपंच चुने जाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सहित कई शर्तें लागू की गई। हालांकि विपक्ष ने इन शर्तों का विरोध किया। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने इसे न्यायालय में भी चुनौती दी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तक ने इन शर्तों को खारिज करने से इनकार कर दिया। विधानसभा में इस साल कुछ और परंपराओं की शुरुआत हुई। नेता विपक्ष को पहली बार विधानसभा परिसर में ऑफिस अलॉट किया गया। लंबे अरसे के बाद एडवोकेट जनरल भी विधानसभा में मुख्यमंत्री की बगल में बैठे नजर आए। विपक्ष की आपसी तकरार भी इस साल विधानसभा में खूब देखने को मिली। दोनों विपक्षी दल इनेलो और कांग्रेस भाजपा पर कम और एक दूसरे पर ज्यादा निशाना साधते नजर आए। पंचायत चुनावों को लेकर साल 2015 में लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी रही। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो जाने के बाद नए चुनाव करवाना जरूरी था, पर सरकार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना चाहती थी। सरकार द्वारा संशोधन करने और इन संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने के चलते चुनाव लटकते चले गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद साल के अंतिम महीने में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकी। पंचायत जो चुनाव अधिनियम था उसमें संशोधन किया है। मुख्य उसमें रहा कि सेक्शन की योजना लागू की है। किसी भी राज्य में, देश में वो ऐसा नहीं है और ये हरियाणा ने एक नज़ीर बनाई है। हालांकि इसके लिए सरकार की खूब आलोचना हुई। विपक्ष के जितने भी नेता हैं आज भी उसकी आलोचना कर रहे हैं कि पहले ये विधायकों का और लोकसभा के जो सांसद हैं उनके लिए ये सेक्शन योजना लागू होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है और ये एक अहम फैसला इस एक साल के दौरान इस सरकार का कहा जा सकता है। आने वाले समय में ये एक बदलाव तो होगा और कुल मिला के इसको अच्छा कहा जा सकता है इस संदर्भ में कि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। 10 जनवरी को होने वाले पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने का काम जारी है। पहले चरण में 2583 सरपंचों और 26,000 से ज्यादा पंचों के पदों के लिए चुनाव होने हैं। सभी 21 जिला परिषदों और 147 पंचायत समितियों के लिए चुनाव भी पहले चरण में ही हो रहा है। साल 2015 की शुरुआत होते ही खट्टर सरकार ने पिछली हुड्डा सरकार को घेरने की कवायद शुरू की। बीतते बीतते इस सरकार ने कई ऐसे मामलों में जांच बैठाई, जिससे कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती नजर आईं। साल का अंत आते आते एजेएल और पंचकूला में इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में विजिलेंस की जांच भी बिठा दी गई, जिससे आने वाले साल में भी हुड्डा की मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रदेश में पिछले साल सत्ता में आई भाजपा ने इस साल पिछली हुड्डा सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी। हुड्डा के कार्यकाल के दौरान हुए कई घोटालों की जांच के आदेश इस साल दिए गए।
साल की शुरुआत में सरकार इन मामलों में कड़ी कार्रवाई करने में गुरेज करती नजर आ रही थी, लेकिन साल बीतते बीतते कई मामलों में जांच बिठा दी गई। सबसे अहम मामला था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील्स का। मई 2015 में सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.एन. ढींगरा की अगुवाई में जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग को गुड़गांव के सेक्टर 83 में हुई लैंड डील्स की जांच का काम सौंपा गया। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को इसी सेक्टर में 2.7 एकड़ जमीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस दिया गया था। अगस्त के महीने में इस जांच आयोग के दायरे को और बढ़ा दिया गया। गुड़गांव जिले के गांव सीही, शिकोपुर, खड़कीदौला और सिकंदरपुर बादा में हुए जमीन के सौदों की जांच भी इस आयोग को सौंप दी गई। ढींगरा आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन दिसंबर 2015 में इसकी अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई। ढींगरा आयोग को अब जून 2016 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। क्योंकि सरकार जब बनी थी नई तो उसने बहुत ये मामला उठाया था कि ज़मीन घोटाले हरियाणा में हमेशा मुद्दा रहे। उन्होंने भी सरकार ने उठाया था, तो उसमें भी उन्होंने जो कमीशन बनाया है, हालांकि उसकी रिपोर्ट नहीं आई और उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, लेकिन वो भी एक बड़ा मामला है जिस पे आने वाले साल में लोगों की निगाहें रहेंगी कि क्या वाकई में कुछ इसमें ठोस सामने आता है, क्या वाकई कुछ दोषियों को सजा होती है। गुड़गांव के ही सेक्टर 29 में बनने वाले अप्पू घर और किंगडम ऑफ ड्रीम्स प्रोजेक्ट्स की जांच इस साल सरकार ने विजिलेंस विभाग को सौंप दी। इस परियोजना को लेकर भी कई प्रकार की अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे। गुड़गांव में ही ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी को ऑडिटोरियम के लिए दी गई जमीन के मामले की जांच भी विजिलेंस विभाग को दी गई। जो अनियमितता और बेकायदगी हमारे सामने आ रही है, उसको हम जांच एजेंसियों को जांच के लिए सौंप रहे हैं और जो भी उसमें सच सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई दोषी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने गलत काम किया है तो कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। इसी साल सितंबर 2015 में सीबीआई ने गुड़गांव जिले के मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला में 400 एकड़ जमीन केवल 100 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के मामले में मामला दर्ज किया। इस मामले में आरोप है कि भोले भाले किसानों से जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया का दुरुपयोग करके यह जमीन औने पाने दावों पर हथिया ली गई। मानेसर में बनने वाले इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन के लिए एक्वायर होने वाली इस जमीन को बाद में तत्कालीन सरकार ने अधिग्रहण से मुक्त कर दिया। मानेसर में जो ज़मीन रिलीज़ करने के पहले अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की और बाद में रिलीज़ की गई, हालांकि वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, पर इस सरकार ने उसमें पहले खुद एफआईआर दर्ज की। उसमें कहा कि 1500 करोड़ रुपए की टोटल ज़मीन थी और जो कि 100 करोड़ रुपए में बेची गई और 1400 करोड़ रुपए का उसमें नुकसान हुआ है, घपला हुआ है, और उसकी एफआईआर दर्ज करके फिर सीबीआई को भेजी गई। सीबीआई ने उसकी एफआईआर दर्ज की और सीबीआई उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खट्टर सरकार ने साल 2015 का समापन होते होते पंचकूला में इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करने के मामले में भी जांच खुलवा दी। साल 2011 में करीब 500 वर्ग मीटर से लेकर 1300 वर्ग मीटर तक के 14 औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए गए थे। हालांकि इन प्लॉट्स के लिए 582 लोगों ने आवेदन किए थे, लेकिन अलॉटीज का चयन करने की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हुए, जब सभी अलॉटीज का संबंध किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ता नजर आया। ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी है और विजिलेंस विभाग ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। विजिलेंस की रिपोर्ट आई है और उस विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसकी जांच कराई जाए, ऐसा हमारे वहाँ के लोगों का, हमारे एजी साहब का एक मत बना है। तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से उसकी जांच कराई जाएगी ताकि उसमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाने के लिए यदि ये काम किया गया होगा तो उसको उसके अनुसार कानून अपने हिसाब से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और इसको हम आगे जांच कर लिए सीबीआई। पंचकूला में ही नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एजीएल को प्लॉट दिए जाने का मामला भी इस साल सुर्खियों में आया। ये प्लॉट पंचकूला के सेक्टर 6 में दिया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप था कि उन्होंने नियमों की अनदेखी कर एजीएल को इस प्लॉट का आवंटन किया है। इस प्लॉट को लेकर बयानबाजी का दौर जारी रहा। खट्टर सरकार के कई मंत्री, जिनमें अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु और रामविलास शर्मा शामिल थे, ने कहा कि सरकार इस मामले की गहन जांच करवाएगी और जांच की जिम्मेवारी राज्य चौकसी ब्यूरो को दी जाएगी।
पंचकूला का इंडस्ट्रियल प्लॉट मामला हालांकि हाई कोर्ट में लंबित है और चल रहा है, उसका फैसला क्या होगा तो वह हाई कोर्ट बताएगा। लेकिन सरकार ने विजिलेंस से जांच कराने के बाद, जो कि मई 2015 में विजिलेंस को दी थी और उससे प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ली। विजिलेंस ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कहा कि इसमें बेकायदगी हुई है, क्राइटेरिया बदला है। क्राइटेरिया बदलने के बाद उसमें कोई भी आवेदन नहीं मांगा गया है। अगर दोबारा आवेदन मांगते तो हो सकता है वो सारे लोग दोबारा आवेदन करते या और बहुत सारे लोग दूसरे आ सकते थे जो उसके योग्य बन जाते। तो एक ये क्राइटेरिया उन्होंने कहा कि क्राइटेरिया बदला गया है, इसलिए उसमें कहीं गड़बड़ी हुई है। और एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर शिकंजा कसने का इस सरकार का प्रयास है। हालांकि हुडा का कहना था कि इस प्लॉट का आवंटन उनकी सरकार बनने से काफी पहले हुआ था और उनकी भूमिका सिर्फ इस प्लॉट को दोबारा अलॉट करने की थी। ये जो कार्रवाई इन्होंने की है केवल राजनीतिक प्रतिशोध से की है और जब एक मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसकी इंतजार करनी चाहिए थी। मेरे समय में कोई भी गलत काम नहीं हुआ है, सब कानून के इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2010 में रोहतक में अलॉट किए गए 222 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की अलॉटमेंट को भी रद्द कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुडा के लिए यह इस साल का एक और बड़ा झटका था। साल 2015 किसानों के लिए हरियाणा के बेहद निराशाजनक रहा। साल की शुरुआत ओलावृष्टि और बेमौसमी बरसात से हुई, जिससे फसलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। और हालांकि खट्टर सरकार ये दावा करती दिखाई दी कि उसने किसानों को इस नुकसान की भरपाई के लिए 1092 करोड़ की रिकॉर्ड मुआवजा राशि आवंटित की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुआवजा राशि भी किसानों को नुकसान की भरपाई ना कर पाई और हरियाणा के इतिहास में शुरू हुआ पहली बार किसानों द्वारा आत्महत्याओं का सिलसिला। साल का मध्य आते आते बासमती 1509 के दाम बाजार में बुरी तरह से पिटे, जिससे किसानों में अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिला। फिर अंत के महीनों में कपास की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप और इससे हुए भारी नुकसान ने किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी। अभी तक किसानों को मुआवजा मिलने की आस है, लेकिन ये मुआवजा भी उन्हें कहीं मिलता दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश के किसानों के लिए साल 2015 पिछले कई सालों की तुलना में काफी खराब साबित हुआ। साल 2015 की शुरुआत से ही किसानों की समस्याएं बढ़ती नजर आने लगी। रबी और खरीफ दोनों फसलों पर कुदरत की मार पड़ी। खराब मौसम ने जहां रबी की फसल को नुकसान पहुंचाया, तो सफेद मक्खी के प्रकोप ने खरीफ की अहम फसल नरमे को अपनी चपेट में ले लिया। रही सही कसर धान की कीमतों ने पूरी कर दी। लगातार दूसरे साल प्रदेश में बारिश औसत से कम हुई, हालांकि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। किसानों को साल शुरू होते ही यूरिया की कमी से जूझना पड़ा। यूरिया के बैग्स के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। कई स्थानों पर पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। हालात इस कदर तनावपूर्ण रहे कि यूरिया की बिक्री पुलिस स्टेशन से करनी पड़ी। नई नई सत्ता में आई भाजपा को इस पूरे प्रकरण के लिए तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की अनुभवहीनता के चलते ये स्थिति पैदा हुई है। वहीं सरकार ने यूरिया की कमी के लिए पूरी तरह से पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेवार ठहराया। किसानों के लिए दूसरी समस्या तब पैदा हुई जब गेहूं की फसल पकते ही बेमौसमी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और ओलावृष्टि ने फसल को नुकसान पहुंचाया। करीब 25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की काश्त की गई थी। इसमें से करीब 19,50,000 हेक्टेयर पर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा, लेकिन ज्यादातर किसानों का नुकसान 25% से कम था। ऐसे में नियमों के मुताबिक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। करीब 48,693 हेक्टेयर में फसल का नुकसान 50% तक रहा। 49,570 हेक्टेयर में खड़ी फसल को 51 से 75% तक नुकसान हुआ। सिर्फ 2,515 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल में नुकसान 76 से 100% तक था। भिवानी, महेंद्रगढ़ और जींद जिलों में गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। हालांकि सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए गिरदावरी के आदेश दिए। ना सिर्फ धान न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, एमएसपी की बात है, उसके साथ साथ भी स्वामीनाथन कमीशन का कुछ नहीं हुआ। और उसके अलावा
जो फसल आई भी उसकी खरीद को लेकर भी बहुत शिकायतें रही। कांग्रेस ने तो लगातार ये मुद्दा उठाया है, जिसको सरकार ने डिनाई किया है कि धान खरीद में बहुत घोटाला हुआ है, जो पर्ची दी जा रही थी उसमें पैसे ज़्यादा लिखे जा रहे थे, कम हुआ। इसी तरह यूरिया की बात हुई। इसी तरह कृषि मंत्री का जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि सरकार में तालमेल की कमी रही। हालांकि सरकार ने मुआवजा अपने स्तर पर ज़्यादा दिया, लेकिन जैसे कृषि मंत्री का बयान आ गया कि हरियाणा जो आत्महत्या करता है वो कायर होता है, तो वो उसकी वजह से किसानों को चोट पहुंची है। 1092 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों के बीच वितरित किया गया। सरकार का दावा था कि किसी भी अन्य सरकार ने मुआवजे के तौर पर इतनी बड़ी धनराशि किसानों को नहीं दी है। खरीफ की प्रमुख फसल चावल की पैदावार इस साल कम वर्षा के बावजूद अच्छी रही, लेकिन बासमती वैरायटी की कीमतों ने किसानों की हालत को बद से बदतर कर दिया। बासमती की 1509 वैरायटी की कीमत 1000 रुपए प्रति क्विंटल से भी नीचे चली गई, जबकि पिछले साल इसकी कीमत किसान को 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रही थी। मजबूरन सरकार को 1509 की खरीद भी मोटे धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 1450 रुपए की दर से खरीदे जाने का आदेश देना पड़ा। सीजन समाप्त होते होते 1509 की कीमतें फिर बढ़ने लगी। किसानों को होने वाले इस नुकसान के लिए विपक्ष ने सरकार को जिम्मेवार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकार की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला हुआ है और बड़े बड़े राइस एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाया गया है। बासमती की बाकी वेराइटीज की कीमतें भी इस साल बुरी तरह से पिटी, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खरीफ की दूसरी महत्वपूर्ण फसल नरमे को इस साल सफेद मक्खी ने बर्बाद कर दिया। करीब 70% नरमे की फसल सफेद मक्खी के प्रकोप का शिकार बन गई। सफेद मक्खी का सबसे ज्यादा असर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी जिलों में देखने को मिला। नरमे की फसल को नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार ने गिरदावरी के आदेश दिए, लेकिन साल बीत जाने तक भी किसानों को मुआवजा मिलने की कोई आस नजर नहीं आ रही है। नरमे के मुआवजे के मिलने में हो रही देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। वहीं सरकार का कहना था कि गिरदावरी की प्रक्रिया काफी पेचीदा होने की वजह से मुआवजा घोषित होने में देरी हो रही है। स्वामीनाथन आयोग को लागू करने का वादा कर सत्ता में आने वाली भाजपा ने इस साल भी अपना वादा पूरा नहीं किया। इस रिपोर्ट को लागू करने के स्थान पर प्रदेश के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने किसान को फसल का लाभकारी मूल्य देने के लिए एक नए फार्मूले का सुझाव दिया और इस संबंध में केंद्र सरकार को भी लिखा, लेकिन इसके बाद से ये मुद्दा ठंडे बस्ते में है और किसान को लागत से 1.5 गुना दाम मिलने की आस पूरी होती नजर नहीं आ रही है। गन्ना उत्पादक किसानों की परेशानियां इस साल भी बनी रही। गन्ना मिलों की पतली हालत के चलते किसानों के भुगतान लटके रहे। हालांकि नारायणगढ़ की बीमार गन्ना मिल को 47 करोड़ का सॉफ्ट लोन देकर सरकार ने किसानों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन साल बीतते बीतते ये प्रयास भी सिरे नहीं चढ़ सका। तमाम दिक्कतों के बावजूद प्रदेश के किसानों ने धान और अन्य कई फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया। हालांकि गेहूं के उत्पादन में इस साल थोड़ी कमी आई। हर साल की तरह साल 2015 में भी हरियाणा में जातिगत राजनीति का बोलबाला रहा। नेताओं के गैर जिम्मेदार बयान पूरा साल सुर्खियां बटोरते रहे। जाटों को उस समय तगड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया। दलित हिंसा के मामले भी पूरा साल सुर्खियों में रहे, मगर साल का अंत आते आते सुनपेड़ कांड ने सभी को झकझोर कर ही रख दिया। जातिगत ध्रुवीकरण के लिहाज से साल 2015 सबसे खराब रहा। जाति पर खूब राजनीति हुई। राजनेताओं की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ने हालात बद से बदतर बना दिए। जाट आरक्षण 2015 में भी छाया रहा। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा जाटों को आरक्षण देने वाले नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। 27 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने
तत्कालीन हुड्डा सरकार के जाटों को अन्य पिछड़ा जाति के 27% कोटे में आरक्षण देने के नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया। अदालत के आदेश के बाद तो जाति को राजनीति का हथियार बना लिया गया और इसका जमकर इस्तेमाल किया गया। हरियाणा में एक जाट और नॉन जाट अगर हम खुल के कहें तो वो जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी उभरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जाति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर कभी भी अगर राजनीति होगी तो अल्टीमेटली वो हित में नहीं होती है। अगर वो थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कि अच्छा ये करनाल का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रोहतक का फ़ायदा है, यहाँ के मुख्यमंत्री, जब तक देश और प्रदेश इकट्ठा आगे नहीं बढ़ेगा, सभी जातियाँ इकट्ठी, क्योंकि जब हिंसा होती है तो कोई ऐसा नहीं कि एक ही जाति को होता है, एक ही जाति को नुकसान होता है, दोनों जातियों को नुकसान झेलना पड़ता है। वहाँ पर पुलिस रहती है कई दिन तक, वहाँ पर जो है वो एक प्रकार से छावनी बन जाती है, आपके विकास के कार्य रुक जाते हैं। जाट आरक्षण के मुद्दे पर अदालत के रुख और खट्टर सरकार की बेरुखी से नाराज जाटों ने युवा जाट फौज बनाने का फैसला लिया ताकि केंद्र पर जाटों को आरक्षण देने के लिए दबाव बनाया जा सके। साथ ही 28 सितंबर को दिल्ली का दूध और पानी बंद करने की भी चेतावनी दी गई। सियासतदानों की तुच्छ राजनीति से माहौल दिन ब दिन गर्माता ही चला गया। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने मुख्तलिफ जाट संगठनों के जाट कमांडो बनाने के ऐलान के बाद ओबीसी ब्रिगेड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि वो किसी भी हाल में दिल्ली का दूध और पानी बंद नहीं होने देंगे। इस गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री ने आरक्षण के मुद्दे पर यह कहकर पार्टी का रुख साफ कर दिया कि डंडे के सहारे आरक्षण मांगने वाले कमजोर नहीं हो सकते। इसी बीच पंचायती चुनावों की सरगर्मियों के बीच दिल्ली को राशन पानी बंद करने का आह्वान सिरे ना चढ़ सका। शायद इसी के चलते माहौल और बिगड़ने से बच गया। लेकिन अंतरजातीय विवाह और खापों ने बेकार के फरमान जरूर पूरा साल सुनाए। जातिगत हिंसा का भयानक चेहरा 19 अक्टूबर को फरीदाबाद के सनपेड़ गांव में सामने आया। आरोपियों ने एक दलित परिवार के घर अचानक हमला बोला, पहले उनकी पिटाई की और फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोग इंसाफ की गुहार लिए सड़कों पर उतरे, जमकर विरोध प्रदर्शन किया, हाईवे जाम कर दिया गया और आरोपियों की फौरी गिरफ्तारी के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया। नेताओं को लोगों का गुस्सा भांपने में ज्यादा देर नहीं लगी। देखते ही देखते नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनपेड़ गांव में पहुंचने लगे। इनमें से राहुल गांधी सबसे आगे दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के चेयरमैन पीएल पूनिया ने फरीदाबाद पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बातचीत कर घटना की रिपोर्ट मांगी। घटना के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री खट्टर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सनपेड़ गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक और मामले में सीबीआई जांच का आश्वासन दिया। आखिरकार इस मामले में एक समुदाय के 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2015 में भगाना और मिर्चपुर हत्याकांड भी सुर्खियों में छाया रहा। न्याय मिलने में हो रही देरी के कारण दलित परिवारों के धर्म परिवर्तन पर भी बवाल खड़ा हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म परिवर्तन को गैर संवैधानिक करार दिया। वहीं सरकार का कहना था कि पीड़ितों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। भगाना की तरह मिर्चपुर कांड के पीड़ितों ने भी 2015 इंसाफ की आस में ही बिताया। फरीदाबाद की सुनपेड़ की घटना पहले दिन से ही क्वेश्चन में है, प्रश्न के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से आग लगी है, वो फोरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि शायद आग बाहर से नहीं लगी। हालांकि वो अभी सब जुडिस मैटर हो गया, कोर्ट में अभी जाएगा, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, सीबीआई को सरकार ने दे दिया था। लेकिन मैं उसको जाति हिंसा का नाम नहीं दे सकता हूँ,
गोहाना में भी कमोबेश वो पारिवारिक एक लड़का की जिसको कोर्ट उसमें पुलिस में थाना चौकी में बुलाया गया था और जिसकी बाद में डेड बॉडी मिली है, उसको भी मैं कोई जातीय हिंसा अभी नहीं कह सकता हूँ। तो जातीय अभी हिंसा इस सरकार के 1 साल के कार्यकाल में शायद नहीं हुई है, मैं उसको नहीं मानता हूँ सही कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है। ये जरूर है कि इस सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति पे चुनौती हमेशा रहती है, पिछली सरकारों की भी रही है, इस सरकार की भी है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को पीड़ितों के पुनर्वास से जुड़ी याचिका सौंप दी। मिर्चपुर में दबंगों का इतना खौफ है कि ये दलित आज भी अपने गांव लौटने से डर रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिहाज से साल 2015 सरकार और समाज दोनों के लिए ही बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। साल के शुरुआती महीने में ही रोहतक में एक नेपाली युवती के साथ हुई दरिंदगी ने न सिर्फ हरियाणा को शर्मसार किया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि कड़े कानूनों का आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों में कोई भय नहीं है। लेकिन साल का अंत आते आते हरियाणा के सभी 21 जिलों में महिला थानों की शुरुआत और फिर रोहतक गैंगरेप मामले में अदालत के ऐतिहासिक फैसले ने एक बार फिर लोगों में उम्मीद की नई किरण जगाई। हर साल की तरह 2015 में भी हरियाणा में अपराध का ग्राफ चढ़ता चला गया। लूटपाट, चोरी, डकैती की घटनाओं ने लोगों में भय का माहौल बनाया। वहीं महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून भी विफल होते दिखाई दिए। सामूहिक बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले तेजी से सारा साल बढ़ते ही चले गए। कोने कोने से आए दिन रेप और छेड़छाड़ की खबरें आती रही। साल की शुरुआत एक ऐसे मामले से हुई जिसने प्रदेश वासियों को झकझोर कर रख दिया। फरवरी महीने में रोहतक की नेपाली युवती के साथ हुई दरिंदगी ने सभी हदें पार कर दी। एक फरवरी 2015 रोहतक की चन्यूट कॉलोनी निवासी नेपाल मूल की एक मंदबुद्धि युवती अचानक घर से लापता हो जाती है। 5 फरवरी 2015 4 दिन बाद उसका शव बहु अकबरपुर के गांव में खेतों से मिलता है, जिसे कुत्तों ने नोच रखा था। पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि युवती के साथ दरिंदगी की सभी हदें को लांघते हुए न केवल सामूहिक दुष्कर्म किया गया बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या भी की गई। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर से पत्थर, लोहे के कील मिले। परिजन मामले में इंसाफ की गुहार लिए सड़कों पर उतरे। लोगों ने भी उनका साथ दिया। प्रदेश भर में युवती के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन हुए। पुलिस ने जांच के दौरान नजदीक के गांव गद्दीखेड़ी के निवासी सुनील, पदम, पवन, मनवीर, राजेश, सरवर और सुनील के अलावा एक नाबालिग और दिल्ली के रहने वाले सोमवीर को नामजद किया। 21 जुलाई 2015 पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। 3 दिसंबर 2015 पुलिस ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चालान पेश किया। घटना की जांच के चलते सोमवीर ने दिल्ली में जाकर आत्महत्या कर ली, जबकि नाबालिग का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चलता रहा। रोहतक की अदालत ने इस मामले में बहुत तेजी से सुनवाई की। 15 अक्टूबर 2015 लगातार 9 दिन तक चलने वाला गवाहियों का दौर इस दिन से शुरू हुआ। 30 नवंबर 2015 सभी गवाहियां इस मामले में पूरी हो गईं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2015 सभी आरोपियों के बयान इन दिनों के बीच दर्ज किए गए। 18 दिसंबर को कोर्ट ने मामले में 7 आरोपियों को दोषी करार देकर 21 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया। 21 दिसंबर को बचाव पक्ष की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए सभी 7 आरोपियों को दोषी करार कर फांसी की सजा सुनाई गई। 7 दोषियों को सजाए मौत मिलना अदालत का ऐतिहासिक फैसला रहा, लेकिन नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा और सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। नाबालिग आरोपी के खिलाफ बरती गई नरमी से परिजनों और आवाम में खासा रोष देखने को मिला। हर तरफ से एक ही आवाज उठी कि सजा को उम्र से नहीं बल्कि अपराध की गंभीरता के साथ जोड़ना चाहिए। खैर, इस मसले पर विचारों की विभिन्नता का होना स्वाभाविक सी बात है।
हरियाणा की खट्टर सरकार ने महिला अपराध निषेध और सशक्तिकरण अभियान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए रक्षाबंधन पर 28 अगस्त को पंचकुला में महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इसके साथ ही हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य भी बन गया जहां सभी 21 जिलों में एक महिला पुलिस थाने की शुरुआत हुई। मकसद था महिलाओं को भयमुक्त बनाना ताकि वो अपने साथ हुए अपराध की रिपोर्टिंग कर सकें। ऐसे मामलों की जांच केवल महिला अधिकारियों द्वारा की जाने लगी जो भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत कानूनी रूप से सशक्त हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है जिसके लिए वर्षों से हम इस प्रयत्न में हैं कि इस वर्ग की एक पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। बहुत शिकायतें हमको मिलती हैं और ऐसे ऐसे अपराध महिलाओं के साथ होते हैं जिन अपराधों की हमारी बहनें माताएं सामान्य थानों में जाकर के बात नहीं कर सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में हर जिले में एक महिलाओं का थाना खोला गया है। इन थानों में महिलाओं से संबंधित अपराध जैसे कि दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, सूचना और प्रौद्योगिकी कानून का दुरुपयोग, बच्चों के विरुद्ध उत्पीड़न की जांच होनी शुरू हुई। इन थानों में सिपाही से लेकर पुलिस उप अधीक्षक तक केवल महिला कर्मी ही तैनात किए गए। महिलाओं से जुड़े विशेष अपराधों की जांच केवल महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ही सौंपी गई। इन थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को पुलिस अकादमी मधुबन में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। हमने आते ही इसका विचार किया था और अभी तक जितने महिला पुलिसकर्मी हैं उनमें लगभग हर थाने में 30-30 महिला स्टाफ इन्हें लगाया है। इसलिए महिलाएं और अधिक संख्या में हरियाणा पुलिस में आए, इसका हम प्रयत्न करेंगे। महिलाओं से मेरा आह्वान है, पूरे प्रदेश की महिलाओं से, कि सिर उठाकर रहिए, अब न सहिए, खुलकर कहिए। महिला थानों के खुलने से अपराध की रिपोर्टिंग भी बेतहाशा बढ़ी। शुरुआती 2 महीनों में ही 4764 शिकायतें हासिल हुई। इनमें से सबसे ज्यादा 611 सीएम सिटी करनाल से सामने आई। 607 शिकायतों के साथ फरीदाबाद दूसरे स्थान पर और 313 शिकायतों के साथ अंबाला तीसरे नंबर पर रहा। हरियाणा में पूरा साल बलात्कार, छेड़छाड़ के मामलों की रिपोर्टिंग हुई, मगर साल का अंत आते आते रोहतक की अदालत के ऐतिहासिक फैसले ने आपराधिक किस्म के लोगों को कड़ा संदेश देने का भी काम किया। पीड़ित को इंसाफ मिला और लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई। उम्मीद है कि महिलाओं के प्रति सम्मान की भारत की प्राचीन परंपरा को हम नए साल में जरूर कायम रखने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। महिलाओं के खिलाफ अपराध की वारदातों के अलावा इस साल कई बड़ी लूटपाट, चोरी और डकैती की घटनाएं भी हुई जिन्होंने पूरा साल सुर्खियां बटोरी। आइए नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ खास बड़ी वारदातों पर। साल 2015 में लूट की कई बड़ी वारदातें हुई जिनमें लाखों रुपए की लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके अलावा कई नामी लुटेरों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। 1 मार्च 2015 को हिसार पुलिस ने एटीएम लूटने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। इस गिरोह में कुल सदस्य 7 थे जो 1 मार्च तक करीब आधा दर्जन एटीएम लूट चुके थे और पिछले दिनों राजस्थान की राजगढ़ में एटीएम से 32 लाख रुपए चुरा चुके थे। इसके साथ ही इन सभी आरोपियों पर दिसंबर 2014 में बरवाला से 7 लाख रुपए, महम और हिसार के सिविल लाइन एरिया से एटीएम से पैसे चुराने के 5 अलग-अलग मामले 5 अलग-अलग जगहों पर दर्ज थे। इस गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ के दौरान 40 लाख रुपए चुराने की बात कबूली थी। सात सितंबर 2015 को हिसार के नजदीकी गांव रावलवास खुर्द के हरियाणा ग्रामीण बैंक में कैश को लेकर जा रही वैन से करीब 50 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात लुटेरे घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हुए। दरअसल गार्ड और कैशियर 60 लाख रुपए लेकर वैन में चले जा रहे थे।
रास्ते में उन्होंने आर्यनगर शाखा में 10 लाख रुपए जमा करवा दिए। बाकी 50 लाख रुपए लेकर वे रावलवास में जमा कराने के लिए निकल पड़े, लेकिन बीच में ही लुटेरों ने उन पर हमला बोल दिया और 50 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से नाकेबंदी कर लुटेरों को सरगर्मी से तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन हाथ कुछ न लगा। गोहाना के बाद इस साल भिवानी के बैंक ऑफ बड़ौदा में सुरंग खोदकर लूट की योजना को वक्त रहते रोक लिया गया। 10 मई 2015 को स्ट्रांग रूम तक चोरों ने 8 फीट गहरी सुरंग खोदकर बैंक के अंदर आने का रास्ता बना लिया था, लेकिन अगले दिन रविवार को सीपीटी का पेपर होने के कारण जब बैंक अधिकारी प्रश्न पत्र लेने के लिए बैंक में दाखिल हुए तो सुरंग देखकर हैरान रह गए। उसके बाद पुलिस में जैसे हड़कंप मच गया और पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी बैंक में घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे और यही आश्वासन देते रहे कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस सुरंग खोदने वालों तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने सुरंग खोदने में इस्तेमाल होने वाले सामान को बरामद कर लिया। सुरंग खोदने के लिए प्रयोग में लाया गया पंजा, बाल्टी, रस्सी, ड्रिल मशीन, सीढ़ी और सीसीटीवी कैमरे भी मौके से बरामद किए गए थे। इस घटना की तार गोहाना घटना से जोड़कर तहकीकात की जा रही है। वहीं साइबर क्राइम टीम हर एंगल से जांच कर रही है। भिवानी की दूसरी बड़ी वारदात 4 दिसंबर 2015 को हुई, जब राजेश नाम का सोना व्यापारी दिल्ली जाने के लिए बाइक से रेलवे स्टेशन जा रहा था तो 2 बाइक सवार लुटेरे पिस्तौल के बल पर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए, जिसमें 35 लाख रुपए की नकदी थी। लुटेरे हवाई फायर करते हुए वहां से फरार हो गए। जैसे ही इस लूट की खबर पुलिस तक पहुंची तो भिवानी पुलिस ने शहर के चारों ओर नाकेबंदी कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। केस को हिसार क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इन बड़ी वारदातों के अलावा प्रदेश में कई जगहों पर एटीएम को भी चोरों ने अपना निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। जब तक खेल उपलब्धियों का जिक्र ना हो तब तक हरियाणा की चर्चा अधूरी सी लगती है। क्या कुछ खास रहा खेल के मैदान से, आइए देखते हैं। खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी छाप छोड़ी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 साल बाद रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचा। क्वालिफाई करने वाली इस भारतीय टीम के लिए ऋतु रानी की कप्तानी भाग्यशाली रही और वर्ल्ड हॉकी लीग में 5वें स्थान पर रहने के कारण भारतीय टीम रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही। ऋतु रानी के अलावा प्रदेश के कई अन्य महिला खिलाड़ियों ने भी रियो ओलंपिक का रास्ता साफ करने में खूब पसीना बहाया। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने भी रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली इस टीम के कप्तान सिरसा के सरदारा सिंह थे। वहीं भिवानी के इंद्रजीत सिंह ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। चीन में हुई इस एशियन चैंपियनशिप में जीत के झंडे गाड़कर इंद्रजीत सिंह एशिया के नंबर 1 एथलीट बने। इस ऐतिहासिक जीत ने इंद्रजीत को 2016 में होने वाली ओलंपिक का टिकट भी दिला दिया। 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का फैसला किया। विजेंद्र के इस फैसले पर पहले तो खेल मंत्री अनिल विज ने ऐतराज जताया, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज से बात करने के बाद आखिरकार विजेंद्र को पेशेवर बॉक्सिंग खेलने की इजाजत मिल गई। विजेंद्र ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के 3 मुकाबले जीते और देश का नाम एक बार फिर से रोशन किया। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अमित सरोहा ने 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दोहा में आयोजित पैरा विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। अमित ने 25.44 मीटर डिस्कस थ्रो फेंककर नया एशियन रिकॉर्ड बनाया।
कुश्ती में महिला पहलवान गीता फोगाट ने एक बार फिर से इतिहास कायम किया और कतर में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं साक्षी मलिक ने मई में कतर में हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया। देश में पहली बार प्रो रेसलिंग लीग का भी आयोजन करवाया गया, जिसमें प्रदेश के 20 पहलवानों ने हिस्सा लिया। प्रो रेसलिंग में देश और विदेश के कई नामी पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। लीग में भाग ले रही 6 टीमों में हरियाणा के पहलवानों ने धूम मचाई। हरियाणा हैमर के नाम से प्रदेश की एक टीम ने भी हिस्सा लिया, जिसकी कमान ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने संभाली। इसके अलावा अमित दहिया, गीतिका जाखड़ और निर्मला देवी ने भी हरियाणा हैमर के कई मुकाबले जीते। प्रदेश के खिलाड़ियों ने जहां प्रो रेसलिंग लीग में धूम मचाई, वहीं सोनीपत के सतेंद्र डागर वर्ल्ड रेसलिंग लीग में अपना जलवा दिखाने को बेकरार है। अमेरिका से 7 महीने की ट्रेनिंग लेकर लौटे सतेंद्र ने WWE के साथ 3 साल तक खेलने का अनुबंध किया है। 15 और 16 जनवरी को दिल्ली में होने वाली रेसलिंग में सतेंद्र रिंग में उतरेंगे और बिग शो और जॉन सेना जैसे धाकड़ रेसलरों से लोहा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। 31 जनवरी से 14 फरवरी तक केरल में हुए 35वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें 40 स्वर्ण, 40 रजत और 27 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने दूसरा स्थान प्राप्त कर देशवासियों को दिखा दिया कि हरियाणा के छोरे छोरियों से जीतना आसान नहीं है। जुलाई में रोहतक के गांव मदीना के रेसलर संग्राम सिंह ने भी इस साल अपनी जान की बाजी लगाते हुए न केवल डेथ कॉन्ट्रैक्ट फाइट साइन की, बल्कि उसे जीतकर देश का रुतबा भी बढ़ाया। संग्राम सिंह ने वर्ल्ड रेसलिंग प्रोफेशनल की इस हैवीवेट फाइट में कनाडा के जो लेजेंड को चितकर तिरंगा लहराया। 2 बार डेथ कॉन्ट्रैक्ट फाइट जीत चुके जो लेजेंड 20 मिनट की इस फाइट में 10 मिनट तक संग्राम सिंह पर हावी रहे और आखिरकार संग्राम सिंह के पंच से उन्हें चित होना ही पड़ा। खिलाड़ियों ने जी जान से खेलकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। वहीं हरियाणा में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओलंपिक एसोसिएशन होने का नुकसान खिलाड़ियों को झेलना पड़ रहा है। ओलंपिक एसोसिएशनों की ये लड़ाई हाई कोर्ट में चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई फैसला आ जाएगा। सरकार को हमने इतने लेटर लिखे हैं, सरकार को हमने फैक्ट्स दिए है कि वो 2006 को जो नकली इलेक्शन हुआ था उसकी आप इंक्वायरी बिठा लो, अगर जिसकी भी गलती है तो उनको आप सजा दिलाओ। एक तो बहुत बड़ा फ्रॉड है तब किया गया था, उस फ्रॉड को कम से कम है कि खिलाड़ियों का नुकसान ना हो जाए। सरकार ने नई खेल नीति बनाकर खूब वाहवाही भी लूटी, लेकिन अर्जुन अवार्डी मुक्केबाज मनोज कुमार को पुलिस में डीएसपी बनाने की मांग पर सरकार ने कोई गौर नहीं किया। अपनी मांग को लेकर मनोज कई बार खेल मंत्री अनिल विज से मिले और प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन मनोज की किसी ने नहीं सुनी। प्रदेश के खिलाड़ियों को लोहा पूरी दुनिया मानती है और देश के लिए सबसे अधिक पदक कोई जीतता है तो वो है हरियाणा के खिलाड़ी। राकेश राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़। – 2015 में खट्टर सरकार का प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन आने वाले साल को लेकर लोगों ने इस सरकार से आस नहीं छोड़ी है। उम्मीद यही की जा सकती है कि साल 2015 में प्रदेश वासियों का जीवन बेहतर होने के साथ साथ समृद्धि और संपन्नता से भी भरपूर होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पीटीसी न्यूज़।